मिला हुआ पेट्रोल जब बेचने की बारी आई तो सरकार अलग अलग दलीलें दे रही थी। उसमें से एक दलील कई बार ये दी गई कि पेट्रोल में जब एथेनॉल मिलाएंगे तो आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, क्योंकि कच्चे तेल का इंपोर्ट महंगा होता है, कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस एथेनॉल वाले मुद्दे पर सरकार ने जब FAQs जारी किया तो FAQs के पॉइंट नंबर 8 में जब ये सवाल था कि क्या एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल सस्ता होगा प्योर पेट्रोल के मुकाबले, तो इस पे सरकार का जवाब ये था कि ऐसा नहीं है। अगर कच्चे तेल के दाम $120-130 प्रति बैरल के आसपास रहेगा तभी आपको एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल सस्ता होगा, वरना सस्ता नहीं होगा। शहजाद पूनावाला साहब, आखिर माजरा क्या है? नहीं, क्योंकि हम लोग जो एथेनॉल खरीदते हैं वो बेस्ड ऑन रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है जो किसानों को मिलता है। अब आपकी अगर या विपक्ष की ये सोच है कि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस MSP वाली व्यवस्था पूरी ख़त्म ही कर दे और मार्केट ड्रिवन छोड़ देना है किसानों को, तो वो आके उसको पार्लियामेंट में इस बार बताए तो हम सोचते हैं उसके ऊपर। पर वैसे तो नहीं है। हम लोग जो कॉर्न खरीदते हैं, मेज़ खरीदते हैं या राइस खरीदते हैं या शुगर केन के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस होता है। तो जब उसको प्रोक्योर करके आप 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं, जैसे मेज़ का मुझे जो बैक ऑफ द हैंड नॉलेज है, वो 71 या 72 रुपीज़ लीटर पड़ता है एथेनॉल का। अब अगर आपका क्रूड ऑयल का दाम 70 या $72 पर बैरल है, तो उस स्थिति में तो हाँ 71.86 है। तो अगर ये दाम है 1 लीटर एथेनॉल का कॉर्न से, मेज से, तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो $70 या $72 पर बैरल अगर क्रूड ऑयल होगा तो उसमें तो ज़्यादा स्पेस नहीं है। हाँ, पर जब इसमें आपको इस तरीके से देखना है कि जब प्राइसेस क्रूड ऑयल के हाई होते हैं, $120-130 पर बैरल होता है, तो वो वॉलेटिलिटी से हम लोग बचते हैं। और मैं ये सारी बातें आपके चैनल पे कर सकता हूँ क्योंकि आपकी ऑडियंस भी, आपके गेस्ट भी, आपके पैनलिस्ट भी, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, वो इस बात को समझते हैं। हम लोग एक बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस चैनल पे बैठे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो तब जाकर हमको इसका फायदा। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, तहसीन ने जो बोला कि हम लोग अभी वो नेट इंपोर्टर बन चुके कॉर्न के, नेट एक्सपोर्टर से, वो बात उनकी सही है, मैं उनको खंडन नहीं करना चाहता उस बात पे। पर मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, जैसे कि 1 या 2 साल पहले हमने कॉर्न जब इंपोर्ट किया तो वो कुछ 1500 करोड़ का कॉर्न हमको इंपोर्ट करना पड़ा क्योंकि उस समय पे शॉर्टेज आई फीड की। परंतु उसके बाद हमारी जो प्रोडक्शन है कॉर्न की वो पिकअप हुई है। तो इस साल का, अगर लास्ट ईयर का या इस साल का देखेंगे तो 100 करोड़ का भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा कॉर्न प्रोडक्शन पिकअप हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगी। पर हमारा नेट गेन जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व्स बचता है, वो तो है ही ना क्रूड ऑयल के सब्स्टिट्यूशन से एथेनॉल के, और वो हमारे हाथ में प्रोडक्शन, एथेनॉल प्रोडक्शन मेरे हाथ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है। आगे चल कर आएंगे अविनाश वर्मा साहब। हाँ, अविनाश वर्मा साहब, एथेनॉल मेरा किसान बना रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहा है। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बंद होने की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इससे बचाता है एथेनॉल। और ये कहना है कि अगर 100 से नीचे रहता है क्रूड ऑयल तो आप मत मानिए कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता हो जाएगा प्योर पेट्रोल से। ये कैलकुलेशन कितना सही आपको लगता है? चूंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि आपने कई सारे फायदे भी गिनाए थे एथेनॉल के। जी, एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। सिंपल अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स दोनों को कंपेयर करना फेयर नहीं होगा, बिकॉज इथेनॉल के एडवांटेजेस ओवर फॉसिल फ्यूल भी हमें देखने होंगे। जैसे मैंने बोला कि ऑक्टेन नंबर है, अगर OMCs को ऑक्टेन बूस्टर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है या कम पड़ती है और वो इथेनॉल के से मिल जाता है तो उसका एक एडवांटेज है जिसको हम लोग कॉमर्शियल वैल्यू में लगा सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजनेट है, तो ये एडवांटेजेस। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको और समझने का, ये एक नेसेंट स्टेज में ये इंडस्ट्री है और नेसेंट स्टेज में इस इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है। आप कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम आप कहीं भी किसी देश का देख लें, चाहे वो US हो या ब्राजील का ही इथेनॉल प्रोग्राम हो या इंडिया, यू नीड टू हैंड होल्ड इन दी लॉन्ग रन। जैसे आप ब्राजील का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्राजील में प्योर इथेनॉल का प्राइस हमेशा पेट्रोल के प्राइस से कम होता है और वो टाइम आएगा। बट आज जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआती में अविनाश जी, मैं आपकी इस बात से पता नहीं कितना आपकी इस बात से कितना सहमत हूं, आप ही बताइएगा, एक दर्शक भी बताएंगे कि एक कार खरीदने वाला व्यक्ति कार के पैसे देता है, रजिस्ट्रेशन टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, और अब आप चाहते हैं कि फार्मर को जो पैसा दिया जो भी कार वाला ही दे दे, पैसा कुछ मदद कर दे।
नॉट एग्जैक्टली आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो कार पे पैसे वो दे दें। मैं अग्री करता हूं कि एक इंडिविजुअल सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आफ्टर अ हाउस परचेज वो शायद करता है अपनी गाड़ी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड देयरफॉर वी नीड टू काइंड 80 to 90% ऑटो जो 80 to 90% कारें जो खरीदी जाती है अविनाश सर, वो लोन लेकर खरीदी जाती है। यस सर, अग्रीड बिल्कुल। यहाँ पे कितना का फर्क पड़ रहा है, जैसा कि जरूरत होती है लोगों की। हाँ, अरुण मल्होत्रा, ठीक है, चूंकि समय कम इसलिए बीच में रोक रहा हूं। अरुण मल्होत्रा साहब, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं, इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि जी सर, इसमें सिर्फ मेरा यही कहना है कि पॉलिसी करेक्ट है, फ्यूल प्राइसेस वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में चेंज होते रहेंगे, तो यू एक इंपल्स पे रोज के रोज चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को प्राइसेस स्टेबलाइज करनी पड़ेगी। लॉन्ग रेंज में हमें अपना इंपोर्ट बिल घटाना है और उसके लिए एथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अब एथेनॉल को किस तरह से करना है यूटिलाइज फ्लेक्स फ्यूल से, ये वो हमें स्ट्रेटेजी करनी है, पर सरकार की बड़ी क्लियर है एंड आई थिंक द राइट पॉलिसी। इट इज नॉट वन फ्यूल स्ट्रेटेजी, इट इज हॉर्सेस और कोर्सेस। जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह से करेगी अक्रॉस सेगमेंट सरकार। एक सवाल और अरुण मल्होत्रा साहब से पूछूं, फिर तहसीन आपके पास जाऊं मैं, कि ऐसा क्यों ना करे सरकार कि एक रोड मैप बना दे कि 2030 तक हम 20% तक चलाएंगे, 2050 पे हम जाएंगे, 2040 पे जाएंगे तो हम 25% कर देंगे, इतने पे जाएंगे तो हम 30% कर देंगे, ताकि कार बनाने वाली कंपनियां भी अपने इंजन का उसी ढंग से अपनी तैयारी करें, अपने जो असेंबलिंग प्लांट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसको उसी हिसाब से तैयार करें। मैं आपकी बात को मानता हूं कि थोड़ी स्ट्रेटजी मिड टर्म लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस विद टाइम। कल अगर बैटरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाती है और हमारी पावर जनरेशन थर्मल की जगह इलेक्ट्रिक से यूज होती है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक से यूज होती है, गेम चेंजर होता है। तो इस तरह से बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं कर सकते, और हर फ्यूल व्हीकल में नहीं चलता, आपके ट्रैक्टर में, अर्थव्यू इक्विपमेंट में, हेवी ट्रक्स में। दरअसल वो भी एक बड़ा सवाल है अरुण मल्होत्रा साहब, दरअसल वो भी एक बड़ा सवाल है कि आप ईवी पे जा रहे हैं, सीएनजी पे जा रहे हैं, एथेनॉल पे जा रहे हैं, इतने सारे आप गाड़ियों का मिक्स करके लाए हैं कि अब कार कंपनियां सोचती हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कस्टमर किधर चला जाए। ये भी एक बड़ा सवाल होगा पूरे ऑटो सेक्टर के लिए। तहसीन साहब, इतनी अच्छी डिबेट हो गई, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए, अपना विरोध वापस ले लीजिएगा। सर मैं आपके माध्यम से वापस नहीं लेंगे, सुन लीजिए आपके सामने कह रहे हैं। हुकूमत में है, हम आम आदमी हैं, हम पब्लिक है सर, लेकिन आपके माध्यम से मैं भाजपा को और वर्तमान सरकार को, मौजूदा हुकूमत को एक सजेशन देना चाहता हूँ। शायद ये हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ये अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से, ये नितिन गडकरी साहब कह रहे। तो सर आपको कोई व्यक्ति नहीं पता जो खुद के घर से अडल्ट्रेटेड फ्यूल ला रहा है। हो सकता है कि फ्यूल पंप्स, पेट्रोल पंप्स रूरल भारत में ये अडल्ट्रेट कर रहे हो और ये फिर और समस्या बढ़ रही हो। सर इसका समाधान आप लोगों को करना है, वर्तमान सरकार को करना है। हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं आप हमें हिस्सा बनाइए, हमसे बातचीत कीजिए और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका समाधान निकालिए सर। प्रॉब्लम है तो इसका समाधान निकाले, लेकिन ठीक है, मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ कोई नहीं, इसके कई सारे फायदे हैं। जी सर। कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज रहे होंगे, कुछ इंप्लीमेंटेशन के इशू रहे होंगे, लेकिन आगे चल के चीज़ें और ज़्यादा तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन काफ़ी बेहद और कह सकते हैं कि उपयोगी चर्चा हुई आप लोगों से साथ, और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी आवाज़। नमस्कार।